80s के दौर पर जब सुपर हीरो का उदय हो रहा था, जिसमें कई सारे सुपर हीरोज हॉलीवुड में बन रहे थे, तो उनसे इंस्पायर्ड होकर बॉलीवुड के भी कई सारे सुपरस्टार्स ने अपने आप को एज ए सुपर हीरो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, पर वो उसमें पूरी तरह से विफल साबित हुए। जिसमें हमारे किंग खान से लेकर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और न्यू एज टाइगर श्रॉफ तक शामिल है। उन्होंने कई सारे सुपर हीरो से इंस्पायर होकर अपने आप को एज ए सुपर हीरो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जिसके लिए एसआरके ने 150 करोड़ रुपीस का बजट खर्च करके अपने समय से कहीं ज्यादा आगे की फिल्म रावण बनाई थी, पर वो उस समय नहीं चल पाई और वो भी एक सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। बट ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सभी सुपर हीरो फिल्म्स के साथ इस तरह की चीजें हो रही थी। हिंदुस्तान में कई सारे ऐसी मस्ट वॉचिंग सुपर हीरो फिल्म्स बनी है, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया फिल्म मेकर्स को, अगर कंटेंट, स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन सही हो तो डेफिनेटली आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वर्क करेगी। फिक्स आपका चाहे जितना घटिया हो। तो चलिए आज के इस लिस्ट में या फिर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 ऐसे बेस्ट सुपर हीरो इंडियन फिल्म्स, जिन्होंने इंडिया में सुपर हीरो फिल्म्स बनाने के लिए कई सारे मेकर्स को मोटिवेट किया है, और वही रीजन है जिसके चलते अभी हमारे जो ऋतिक रोशन है वो उनकी अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 बनाने जा रहे हैं, जिसका बजट अप्रॉक्स 500 करोड़ रुपीस होगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 5 फिल्म जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है वो ऐसी फिल्म जिसे हम सभी मैन्स का बाप कह सकते हैं। जी हाँ, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, बैटमैन, इन सभी मैन्स का अगर कोई बाप होगा तो वो है हमारे हनुमान। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की पावर किस तरह एक कॉमन मैन के अंदर ट्रांसफर होती है और फिर किस तरह वो एक सुपर हीरो बनता है, उसी को दिखाती हुई नजर आती है फिल्म। हनुमान का कंसेप्ट काफी सही था कि जब हनुमान जी सूरज जी को निगलने के लिए गए थे और फिर उस समय उनके ऊपर जब प्रहार हुआ था, तो उनका जो खून की एक बूंद कहीं पर गिरी थी और वो एक पर्टिकुलर पार्टिकल में उसे स्टोर किया गया था, और वो फिर वही पार्टिकल कैसे हीरो के हत्थे लगता है और फिर कैसे हीरो सुपर हीरो बनता है और एक बुरा इंसान एक अच्छा इंसान बनकर बुराई के खिलाफ लड़ता है। मतलब काफी सही स्टोरी लाइन के साथ इस फिल्म को बनाया था। हीरो भी काफी साधारण से थे, तेजा सज्जा, और यही रीजन है कि उस वजह से ये फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, और मैं 30 करोड़ रुपीस के बजट के साथ बनकर इस तेलुगु फिल्म ने 2024 में बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 400 प्लस करोड़ रुपीस का कलेक्शन करके दिखाया, और फिर कई सारे सिनेमा मेकर्स को सुपर हीरो फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया। और सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम अगर कोई सुपर इंडियन सुपर हीरो फिल्म देखी थी आफ्टर क्रिश, तो वो हनुमान थी, और मुझे काफी जबरदस्त लगी थी। और मैं इसके सेकंड पार्ट जो कि जय हनुमान नाम से आ रहा है, जिसने हमें ऋषभ शेट्टी देखने को मिलने वाले, मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड। इस लिस्ट की सेकंड फिल्म वो फिल्म है जिसके बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी भारत में सुपर हीरो फिल्म बनी थी वो सारी की सारी फ्लॉप साबित हुई थी। और जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े सेलेब्स ने इस फिल्म के स्टार एंड इस फिल्म के डायरेक्टर से ये कहा था कि क्यों अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि आज तक भारत में कोई भी सुपर हीरो फिल्म सक्सेसफुल नहीं रही, और ये एक बिगेस्ट डिजास्टर होगी, जिससे हीरो का करियर तो बर्बाद होगा ही, साथ ही साथ मेकर्स का पैसा भी डूब जाएगा। पर इन लोगों को अपने कंटेंट पे इतना ज्यादा भरोसा था कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की पहले सक्सेसफुल सुपर हीरो फिल्म बनकर उभरी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली सक्सेसफुल सुपर हीरो फिल्म क्रिश। क्रिश की बनने की कहानी भी काफी अजीब है। क्रिश कभी भी ऐसी प्लान फिल्म नहीं थी। इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट आया था कोई मिल गया, जहां से एक एलियन के थ्रू रोहित मेहरा को कुछ सुपर स्पेशल पावर मिलती है जिससे वो अपनी लाइफ चेंज कर देता है, और फिर वो एलियन वापस चला जाता है। वहां पर ये कहानी खत्म हुई थी और हीरो को वो अपनी वो स्पेशल पावर्स देकर जाता है। यहाँ पर ये कहानी खत्म हुई थी। पर जब मेकर्स ने इसका सीक्वल बनाने की कोशिश की और उसे एज ए सुपर हीरो फिल्म बनाने के बारे में सोचा, तो ये काफी रिस्की पॉइंट था। बट फिर भी राकेश रोशन ने इसे एग्जीक्यूट किया। कैसे फिर रोहित मेहरा की पावर्स उनके बेटे यानी क्रिश या फिर कृष्णा के अंदर जाती है, वही दिखाया इस फिल्म। और फिर कैसे कृष्णा बाकी सब लोगों से थोड़ा तेज, बाकी सब लोगों से थोड़ा फास्ट और काफी ज्यादा होशियार होता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स होती है, वही सब हमें इसमें दिखाया गया। और फिर कैसे कृष्णा अपने पिता को जब ढूंढने जाता है और फिर वहां से कैसे वो अपनी सुपर पावर्स को छुपाने के लिए एक मास्क का सहारा लेता है, और वही से उदय होता है हमारे क्रिश का। और इसी जबरदस्त कंसेप्ट पे बनी ये फिल्म जब आई थी सन 2006 में, यानी लगभग 20 साल पहले, तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे अप्रोक्स 126 करोड़ रुपए, जबकि इस फिल्म का बजट था 40 सीआर। और ये ऋतिक रोशन की करियर की फर्स्ट सोलो 100 करोड़ की फिल्म थी। उससे पहले कभी खुशी गम गम थी, पर वो सोलो नहीं थी, उसमें एसआर के भी थे। और फिर इसका सेकंड पार्ट जब आता है सन 2013 में,
उसका बजट होता है 100 करोड़ रुपीज, और 100 करोड़ रुपीज के बजट के साथ बेहतरीन वीएफएक्स एंड जबरदस्त सिनेमाटोग्राफी और उसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस फिल्म को बनाया गया था। और 100 करोड़ रुपीज के बजट के साथ आकर क्रिश 3 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे अप्रॉक्स 400 करोड़ रुपीज, और वो 2013 के समय की बहुत बड़ी बात होती है। ये उस साल की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक इस लिस्ट की थर्ड फिल्म है, जिसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज तो नहीं, परंतु इसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इसके बेहतरीन वीएफएक्स एंड इसके कंसेप्ट की वजह से मैंने इसे इस लिस्ट में रखा है, क्योंकि ये फिल्म डिजर्व करती है इस लिस्ट में होना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आयन मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड एंड स्टारिंग रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट, उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसमें हमें ब्रह्मास्त्र का कंसेप्ट बताया था, किस तरह अलग अलग अस्त्रों से या फिर अलग अलग पार्ट को एक बनाकर एक अस्त्र बनता है ब्रह्मास्त्र, और उसकी रक्षा करने के लिए कई सारे रक्षक रखे हुए हैं। और फिर इस फिल्म का जो हीरो एंड विलन है, वो दोनों एक ही घर से बिलोंग करते हैं, जहां पर विलन हीरो का पिता होता है और हीरो के पास जो पावर होती है वो हीरो को पता तक नहीं होती है, बट जब वो हीरोइन से मिलता है तब जाके उसे उस पावर का एहसास होता है, और वो भी फिर आगे चलकर ब्रह्मास्त्र का एक वन ऑफ द रक्षक बनता है, क्योंकि इसके पास अग्नि की पावर होती है। मतलब कि नेचर के हर एक एलिमेंट को, उनके कई सारे अलग अलग जितने भी उनके रक्षक है, उनके पास नेचर की कोई ना कोई एलिमेंट्री पावर होती है। और ये बेहतरीन कंसेप्ट था, अपने पुरानों से जुड़ा हुआ था, ब्रह्मास्त्र का कंसेप्ट था, तो मुझे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड काफी यूनिक सा लगा। और बाय गॉड, इस फिल्म का वीएफएक्स ये उस समय के हिसाब से काफी बेहतरीन था। जितना इस फिल्म का बजट था 400 करोड़ रुपीज, उसके हिसाब से इस फिल्म का वीएफएक्स एक नेक्स्ट लेवल का वीएफएक्स या फिर जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता था, उसकी मतलब अलग ही फैन बेस था उस समय। ये फिल्म ने जब बॉक्स ऑफिस पर आई थी, उस समय कई सारे मेकर्स अपने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लाने के लिए डर रहे थे, पर 400 करोड़ रुपीस के बजट के साथ बनने के बाद भी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा, इसके मेकर्स ने इसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करने का रिस्क लिया, और इसी रिस्क की वजह से इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उतना कुछ खास सा नहीं आया इसके बजट के हिसाब से, बट अगर कलेक्शन वाइज देखा जाए तो एक बड़ा नंबर था। आफ्टर पेंडेमिक किसी फिल्म ने पहली बार 400 करोड़ के आंकड़े को छुआ था। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र आफ्टर पेंडेमिक फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी थी जिसने 400 करोड़ रुपीस के आंकड़े को, सॉरी, बॉलीवुड फिल्म बनी थी जिसने 400 करोड़ रुपीस के आंकड़े को छुआ था, क्योंकि उससे पहले किसी भी फिल्म ने 400 करोड़ रुपीस के आंकड़े को नहीं छुआ था। और दोस्तों, आपको बताना चलूंगा कि कोविड के बाद लोग थिएटर में आने से डर रहे थे, पर ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने उस समय से रिलीज करके ऑडियंस को थिएटर तक लाया, और फिर आने वाली फिल्म्स के लिए थिएटर के दरवाजे खोल दिए। अगर ये फिल्म थोड़ी देरी से आती या फिर पूरी चीजें सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद आती, तो डेफिनेटली ये फिल्म 800 करोड़ रुपीस का तो कलेक्शन कर सकती थी। ये एक ट्रायोलॉजी, इसके और भी दो पार्ट आने वाले हैं, पर इसके फर्स्ट पार्ट का जो कलेक्शन आया उसके हिसाब से इसके आने वाले दो पार्ट थोड़े से अभी प्री प्रोडक्शन का जो काम है उसका थोड़ा अटका पड़ा है, बट इसके ओवरऑल सक्सेस को देखकर और इसके रिकॉल वैल्यू और फैन में इसके क्रेज को देखकर डेफिनेटली इसके आगे भी दो पार्ट आएंगे, और वो बॉक्स ऑफिस पर मोर देन 1000 करोड़ रुपीज का कलेक्शन तो डेफिनेटली करके जाएंगे। लिस्ट की सेकंड लास्ट फिल्म वो फिल्म है जिसे एग्जैक्टली मैं क्या कहूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, एक साईफाई फिल्म कहूँ या फिर एक सुपर हीरो फिल्म कहूँ, आप खुद ही उसे डिसाइड करना। ठीक है दोस्तों, लिस्ट की चौथी फिल्म है जिसका नाम है मिस्टर इंडिया, जो आई थी सन 1987 में, यानी काफी पहले ये फिल्म आई हुई थी। और ये वन ऑफ द मोस्ट तो नहीं कह सकता, बट एक एवरेज से सक्सेसफुल फिल्म डेफिनेटली थी। इस फिल्म का बजट था 3 CR, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे उस समय अप्रोक्स 9 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। यदि इंडिया का कलेक्शन निकालेंगे तो 6 करोड़ रुपीज के आसपास का इसका कलेक्शन था। और इस फिल्म का कंसेप्ट काफी ज्यादा सिंपल था। एक लड़का था जिसको जो एक अनाथ आश्रम चलाता था, वहां के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी, और कई सारे प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में चल भी रही थी। और फिर अचानक एक दिन उसके हाथ एक साइंस की ऐसी जादू लगती है, जिसे वो एक ऐसी वॉच मिलती है जिसे पहनने के बाद वो गायब हो सकता है, और सिर्फ रेड लाइट एरिया में, मतलब वैसे नहीं, सिर्फ रेड लाइट जहां पर चमक रही है ऐसे ही एरिया में वो दिख सकता था। इस तरह की बेहतरीन कंसेप्ट पे बनी थी फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसमें हमें अनिल कपूर देखने को मिले थे, और उनके साथ दिया था माधुरी, सॉरी, श्रीदेवी जी ने। और इसका गाना तो काफी जबर था, काटे नहीं कटते, क्या जबरदस्त सॉन्ग था, और आज भी ये गाना काफी ज्यादा लोगों के दिलों पर राज करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फिल्म एक सक्सेसफुल फिल्म थी, बट इसे मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं कह सकते। मैं इसे सुपर हीरो तो नहीं, बट एक साईफाई फिल्म डेफिनेटली कहूंगा, क्योंकि उस वॉच के बिना इस फिल्म का हीरो टोटली जीरो था, यानी इसका फिल्म का हीरो टोटली डिपेंड ऑन था साइंस।
तो इसे एक सुपर हीरो नहीं कह सकते। ये एक साइंस फाई फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल सा। बराबर है इस लिस्ट की फाइनल फिल्म की। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्मों में से एक है, या फिर यू कर सुपर हीरो फिल्म के लिस्ट में दिस इज द माई फेवरेट फिल्म। जी हाँ दोस्तों, जिस सादगी से डायरेक्टर ने इसमें सुपर हीरो को प्रेजेंट किया है, इस फिल्म का ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी दिलचस्प है। मतलब कि गांव वाला सुपर हीरो, जहां पर इस फिल्म में इस फिल्म के हीरोज को जो सुपर नेचुरल पावर मिलते, हीरो एंड विलन दोनों सोर्स से मिलती है, और वो सोर्स होता है बिजली। एक दिन गांव में बिजली कड़कती है और बिजली के गिरने से इन दोनों को ही पावर मिलती है, जहां पर एक बन जाता है उस गांव का रक्षक तो दूसरा बनता है उस गांव का भक्षक। और कैसे रक्षक और भक्षक के बीच के युद्ध में गांव पीसता है, और फिर कैसा अपना रक्षक खत्म होने के बाद भी वापस आकर गांव की रक्षा करता है, उसी की कहानी दर्शाती है ये फिल्म मिनल मुरली। काफी जबरदस्त फिल्म थी और काफी बेहतरीन फिल्म है ये। मलयालम फिल्म थी जिसमें हमें जोसेफ देखने को मिले थे, और उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से मिनल मुरली के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था। फिल्म का कंसेप्ट ही जबरदस्त था, और इसीलिए मुझे ये फिल्म काफी जबरदस्त लगी थी। और महज 15 करोड़ रुपीज के बजट के साथ बने इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे मोर देन 105 रुपीज। और इसका एक्चुअल अगर बजट निकला जाए तो वो सिर्फ 10 से 12 करोड़ रुपीज के बीच का होगा, क्योंकि ऊपर का जो 5 करोड़ रुपीज है वो बाद में ऐड हुआ, क्योंकि इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था और उसका प्रमोशन कॉस्ट ही उतना गया था। दोस्तों, ये इतने कम बजट के साथ इतना बेहतरीन कलेक्शन कर कर इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटा था। तो दोस्तों, ये थी मेरे हिसाब से भारतीय सिनेमा की 5 सबसे बेहतरीन सुपर हीरो फिल्में, जो आपको डेफिनेटली एक बार तो जरूर देखनी चाहिए अपनी लाइफ में। और भी ढेर सारी फिल्में हैं, बट अगर उन सबको इस वीडियो में लाते तो वीडियो काफी लंबा होता, और बेवफा ऑडियंस लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें हम और भी कई सारे सुपर हीरो सक्सेसफुल फिल्में जो भारत में बने उन्हें कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखता हूं मैं खुद का, आप भी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।